पाकिस्तान का मतलब ही क्या है जी? एक फॉल्स प्रोपेगेंडा है। कोई मतलब उससे ही नहीं बनता है कि ये पाकिस्तान ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह। ये तो सारे अपने स्टोरी बना रहे हैं लोगों को कंफ्यूज करने के, एक मजहबी जज्बात देने के लिए। और ये और कुछ एक एक रीजन पंजाब, जो पाकिस्तानी मुस्लिम पंजाबीज है, उनके इंटरेस्ट को सर्व कर रहे हैं। हमारे लिए पाकिस्तानी अपने को कहना एक गाली है। हमें बुरा लगता है कोई हमें पाकिस्तानी कहेगा, कुछ भी कह सके, लेकिन पाकिस्तानी एक एक बलोच के लिए वो गाली से कम नहीं है अपने को कि अगर पाकिस्तानी कह रहे। ये बेचारा पाकिस्तान ने अपना तारीख भुला दिया है, मतलब कि हिंदुस्तानी बन गया मुसलमान, नाम लिया अरब और पर्शियन और तुर्की का। बेचारा न घर का है न घाट का, परेशान है कि कहाँ जाऊं, किसका बनूं, और कोई अपना बना रहा नहीं है। इनका ये हालत है, या आइडेंटिटी क्राइसिस में गए हैं इनको। हम अब इंडिया के लोगों से उम्मीद करते हैं कोई भी गवर्नमेंट कर सकता है, लेकिन कल को अगर हमें मुश्किल आएगा, बलोच कौम एक गिला करेगा हिंदुस्तान की कौम से। ये है कि अगर आप ये समझते हैं कि आप बहुत बड़े पावरफुल मुल्क हैं अपनी पॉपुलेशन की वजह से, अपनी इकोनॉमी की वजह से, अपनी मिलिट्री माइट की वजह से, तो ऐसी ताकत का क्या फायदा अगर आपने अपने पड़ोसी को, आपने अपने भाई को, अपने दोस्त को आपने मदद नहीं करी? फिर ऐसी ताकत का क्या फायदा? वो किसका जो किसी के काम ना आए, वो ताकत किस काम की? बलूचिस्तान के लिए कुछ करने से पहले इंडिया के लिए कुछ करे। आपके नेशनल एंथम में सिंध भी है, पंजाब भी है, लेकिन आपने सिंध पंजाब को तो रिक्लेम ही नहीं किया। तो अब इंडियन लोगों को या पॉलिटिशियन को सोचना चाहिए, आपके नेशनल एंथम में जो जमीन है, आप सिर्फ वो भी पंजाब है, ये पंजाब तो इंडिया ही था। तो अब हिंदुस्तान ये समझे कि जिना अभी तक उनके लिए जिंदा है, इसलिए कि पॉलिसी उसके खिलाफ जिंदा है। और आप याद भी करें, ये पॉलिसी कश्मीर से बढ़ गया। ये रिसेंट दिल्ली राइट्स जो हुए थे, ये इनका नया टेक्टिकल मूव इन्होंने किया कि इंडिया के हर रीजन में हम अब गड़बड़ करेंगे, सिर्फ कश्मीर में नहीं करेंगे। कि जिन्ना ने हिंदुस्तान को तोड़ा, और उसके बाद लियाकत अली खान, अयूब, याया, जनरल याया, फिर जनरल जिया-उल-हक, भुट्टो, बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ, आज इमरान खान, ये सब जिना है आपके लिए। क्यों? कि जिना ने आपका हिंदुस्तान तोड़ा, ये भी कश्मीर तोड़ के ले जाना चाह रहा है। अब देखिए, पाकिस्तान का मेन रिसोर्स या सोर्स ऑफ इनकम क्या है? दो है। एक बलूचिस्तान का वेल्थ, दूसरा भीख मांगना इंटरनेशनली। वो तो भीख मांगता है, तो उसका बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट होगा तो वो उसका इंडिपेंडेंट पाकिस्तान का वैल्यू खत्म हो जाएगा, उसको भीख भी नहीं मिलेगी बाहर मुल्क से। तो कभी आवाज ही नहीं उठाया इंडिया, आज तक भी इंडिया हमें पाकिस्तानी जो प्रोपेगेंडा है कि बलूचिस्तान प्रोविंस है, तो इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप भी हमें प्रोविंस कहते हैं, आपके इंटेलेक्चुअल्स हमें प्रोविंस कहते हैं। आज तक उन्होंने पाकिस्तानी नैरेटिव से हट के खुद नहीं देखा कि भाई ये ऑक्यूपाइड टेरिटरी है, इनका एक सॉवरेन स्टेट था। वो जो पाकिस्तान का नैरेटिव है, आपके इंडियन ब्यूरोक्रेसी और आपके पॉलिटिशियंस भी यूज करते हैं हमारे बारे में। दोस्तों, जय हिंद। डिफेंसिव ऑफेंस में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। हरब्यार मरी साहब हैं, बलूचिस्तान की आवाज लोग इनको मानते हैं, एंड ये दुनिया भर में जाने जाते हैं इसलिए क्योंकि लगातार ये बलोच और बलोच इश्यूज की और बलूचिस्तान की आवाज ये सबके सामने उठाते रहते हैं। बलूचिस्तान के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो मेहरगढ़ सिविलाइजेशन है वो 9000 साल से ज्यादा पुराना है। जो हम लोग इंडिया में कहते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की हम लोग बात करते हैं, उससे कहीं पुराना ये सिविलाइजेशन है। और बलूचिस्तान में शायद कई वजूहात हैं जिसकी वजह से वहां पे एक नेशनलिज्म की लहर शुरू से दौड़ती आई है, पर एक और वजूहात उसमें यह भी है कि बलोच ये समझते हैं, और ये बात सच भी है, कि वो बहुत पुराना सिविलाइजेशन है। तो उस सिविलाइजेशन के एक एम्बेसडर को, एक नुमाइंदे को हम इस पेशकश में आपके सामने ला रहे हैं। हरब्यार मरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेरी वार्म वेलकम टू यू सर। थैंक यू। मैं पहला आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इस वक्त बलूचिस्तान के क्या हाल हैं, क्या हालात हैं बलूचिस्तान के पॉलिटिकल, और वहां पे काफी उथल पुथल है और काफी हम वीडियोस देखते हैं, वहां पे लोग बड़े परेशान हैं। क्या असल में सच्चाई क्या है बलूचिस्तान की? जी देखिए, बलूचिस्तान में पिछले 70 साल। अच्छा, शहर जा रहा हूँ,
दवाई लेने, उसके लिए शहर जाने की क्या जरूरत? सिर्फ वहीं मिलेगी। और अगर साल से जैसे पाकिस्तानी ऑक्यूपेशन स्टार्ट हुआ, एक पेंडेमोनियम है वहाँ पे, तबाही है, बलोचों को मार रहे हैं उनके वसाइल के खातिर, बलोच को डिप्राइव किया है, मार्जिनलाइज किया है, ऑक्यूपाई किया है, झूठे प्रिटेक्स्ट पे इन्होंने। अब कहते हैं कि अब आज जो हालत है कि बलोच बात ही नहीं कर सकते अपने हकूक के लिए अपने सरजमीन पे बलूचिस्तान में, और पाकिस्तानी जो पंजाब के लोग हैं वो टोटली कंट्रोल लिया है, अब सबलेट भी कर रहे हैं बलूचिस्तान को, चाइना को दे रहे हैं, ग्वादर और जगह। मेनली अभी हमें बात करने का कोई स्पेस ही नहीं है, वो बलोच कौम को बात करने का इजाजत ही नहीं है, कोई भी बात करे अपने हक के, अपने सरजमीन पे परायों के तरह बैठे हैं, अपने सरजमीन पे औरों के सामने हाथ फैला रहे कि हमें कुछ दे दो, और हमारे सरजमीन से सारा पंजाब आबाद हो रहा है, पाकिस्तान का और जगह आबाद हो रहे हैं। तो वहाँ पे जी। तो इकोनॉमिकल टेररिज्म है, ऐसी मिलिट्री टेररिज्म है, स्टेट टेररिज्म चल रहा है। सुई सदन में बेहतरीन कार्रवाई करके यहाँ आपके लिए गैस पहुंचाई है। इसके लिए मैं एमडी साहब का, अब जैसे हिस्ट्री का बोल रहे हैं, बलूचिस्तान का एक लंबा तारीख है, काफी वक्त से मैप पे, जब ब्रिटेन आपके हिंदुस्तान नहीं आए थे भी, बलूचिस्तान यहाँ के सब कॉन्टिनेंट के मैप पे था, 17th सेंचुरी 16th सेंचुरी पे था, मैप पे बलूचिस्तान था उसका। तो लोग, एक हमारा एस्पिरेशन है अपने आज़ादी के लिए काम करना, हमें पता है कि हमारा अपना स्टेट था जो 1666 में बना, और उसका रिलेशन थे डिप्लोमेटिक ऑटोमन एम्पायर के साथ भी। अब हमें ऑटोमन एम्पायर ने हमारे तब के खान को टाइटल्स भी दिए एज अ सॉवरेन स्टेट, नॉट एज अ सब्जेक्ट, एज अ सॉवरेन स्टेट। सो हमारे उनके साथ डिप्लोमेटिक और इक्वलिटी बेसिस पे रिलेशन और स्टेट्स के साथ थे बहुत। ये जी जी। फिर आप जी जनरली आज का अगर आपको सिचुएशन बताऊं, या पाकिस्तान ये लास्ट जो हमारा ये जो पाकिस्तानी ऑक्यूपेशन हुआ कैसे हुआ, एक्सेशन ट्रीटी पे बात अगर आपको कुछ कहना है तो उसमें बता देता हूँ कि पाकिस्तान कहता है कि बलूचों ने एक्सेशन ट्रीटी पे खान ऑफ कलात ने साइन किया। जी, ये अक्सर ये बात आती है, वो कहते हैं वो लोग। जी हाँ, कहते हैं कि एक्सेशन ट्रीटी पे आपने कभी देखा होगा नहीं देखा होगा मुझे पता नहीं, एक्सेशन ट्रीटी 2 पन्नों पे 2 पेजेस पे कुछ अल्फाज लिखे हैं, 2 मुल्क साथ यूनियन में आ रहे हैं। बलूचिस्तान जो मैं कहूँगा रेनिगेट टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो पाकिस्तानी पंजाब था, तो उन्होंने अपने को पाकिस्तान का न्यू नाम दिया और कहा कि यूनियन में आ रहे होंगे। वो यूनियन 2 पेजेस पे उनका सारा मतलब अग्रीमेंट लिखा गया, और उस अग्रीमेंट पे मैं कुछ पॉइंट बाय पॉइंट आना चाहता हूँ कि वो अग्रीमेंट पे आप गौर से देखें क्या था। खान का सिग्नेचर, खान ऑफ कलात, खान ऑफ बलूचिस्तान था, और जिना, मोहम्मद अली जिना का सिग्नेचर। जी। आप पहले तो उसके डेट्स पे चेक करें। खान कलात ने मेरे ख्याल 27 मार्च पे साइन किया था, और जिना ने 30 मार्च। फिर आप देखें, जगह देखें, खान डाडर में बैठा था और जिना कराची में बैठे थे। भाई अगर यूनियन है या शादी बोले जो नाम बोले तो करीब ही बैठना था। डिफरेंट डेट्स पे साइन हो रहे हैं, डिफरेंट जगहों पे शहरों में बैठे हैं। यहाँ तो अब नजर ही आ रहा है कि यहाँ कोई फोर्स इस्तेमाल किया गया, या अंडर डूरिस खान ने साइन किया। फिर दूसरे एक सवाल उठते हैं कि ये 2 मुल्कों का यूनियन बन रहा था, कहाँ का एम्बेसडर है, कहाँ के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया गया, कौन थे वहां पे? जीरो, कोई भी नहीं था। तो यहाँ पे नजर ही आता है फॉल प्ले हो रहा था, या कोई यूनियन नहीं हुआ, फौज कशी हुई, बलूचिस्तान पे कब्जा किया गया। अगर ये एमिकेबल एग्रीमेंट और एक्सेशन ट्रीटी और यूनियन का था तो लोग आते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी आती है, वहां पे कोई कोई सेलिब्रेशन या कुछ ना कुछ तो होता।
کچھ بھی ایسا آپ نے نہیں سنا ہے. تو یہ سب نظر آ رہی ہے. جی بالکل. جی آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کل کے ٹیننسی اگریمنٹ آپ نے دیکھیں, گھر کوئی کرائے پہ دیتا ہے, ابھی 2 وٹنسز ہوتے ہیں, تو وہ 2 وٹنسز ٹیننسی اگریمنٹس کا یہ اس کے لیے بھی کوالیفائی نہیں کرتا. یہ جو ایکسیشن ٹریٹی پاکستانی بولتے ہیں, یہ اس کے لیے بھی کوالیفائی نہیں کرتا. یہ میرج سرٹیفکیٹ کے لیے بھی کوالیفائی نہیں کرتا کہ اگریمنٹ آپ کے وٹنسز کے آپ کو سگنیچر چاہیے, وہ تو نہیں ہے. جی بالکل بالکل. ہربیر صاحب ایک اور بات میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں, میں نے کچھ بلوچ دوستوں سے بات بھی کری, اینڈ وہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے کبھی یہ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کہہ لیجیے, ایکسیشن ٹریٹی کہہ لیجیے, اس کو کبھی دل سے ایکسیپٹ نہیں کرا. انہوں نے بولا ہے کہ یہ ایک قسم کا فراڈ ہے, ایک قسم کی غلط بات ہے جو ہوئی ہے ہسٹوریکل ہمارے اوپر, اور ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. اچھا, اس چیز کو بیک گراؤنڈ میں رکھ کے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کس طریقے کی, جیسے ہم جانتے ہیں کہ وہاں پہ جو سینئر لیڈرز ہیں وہاں پہ جو تھے, ان کو آپ کے خاندان سے بھی تھے, بگٹی ٹرائب سے بھی تھے, ان کا اساسینیشن کر دیا گیا, ان لوگوں کو مار دیا گیا. اینڈ دے ور بگ پیپل, ایسا نہیں کہ ان کا وہ کوئی چھوٹا نام تھا, ان کا بہت بڑا نام تھا, بہت بڑا معیار تھا. ان لوگوں کو اساسینیٹ کر دیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے بڑے لیڈرز کو پاکستانی فوج گھس کے جب من چاہے کسی کو مار دے؟ مطلب ٹھیک ہے انجسٹس ضرور ہے, بٹ یو نو دیز آر ویری بگ نیمز. آپ کے خاندان کی بات کر رہا ہوں میں, آپ بگٹی کلان کی بات آپ کریں, ٹرائب کی بات کریں, سو بڑے بڑے ناموں کو ایسے اساسینیٹ کر دینا, کھلے عام مار دینا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہاں پہ تو میں بلیم کرتا ہوں اپنے نیبرنگ کنٹریز کو, اور یونائٹڈ نیشن کو, یورپین یونین کو, انٹرنیشنل کمیونٹی کو. تو وہ یہ فری ہینڈ انہوں نے دیا. اگر کوئی پوچھ گچھ ہوتا, اگر بنگلہ دیش کا 3 ملین لوگوں کو انہوں نے مار کے سنگل ریزولوشن آج تک نہیں آیا پاکستان کے خلاف. آپ خود سوچ رہے 3 ملین لوگ جینوسائیڈ ہوا ہے بنگلہ دیش میں. وہاں 100,000 خواتین کا مطلب انہوں نے ریپ کیا. کوئی ایک ناٹ اے سنگل یونائٹڈ نیشن ریزولوشن اس کے خلاف نہیں ہے. تو یہ تو ان کو یہ انٹرنیشنل کمیونٹی یا برٹن کا پیٹ ہے, اس کو بات نہیں کر رہے, جو ان کو سپورٹ کر رہے. اور ہمارے اپنے نیبرز جیسے انڈیا ہے, تو کبھی آواز ہی نہیں اٹھایا. انڈیا آج تک بھی, انڈیا ہمیں پاکستانی جو پروپیگنڈا ہے کہ بلوچستان پروونس ہے, تو انڈین پولیٹیکل لیڈرشپ بھی ہمیں پروونس کہتے ہیں, آپ کے انٹلیکچوئلز ہمیں پروونس کہتے ہیں. آج تک انہوں نے پاکستانی نیریٹو سے ہٹ کے خود نہیں دیکھا کہ بھائی یہ آکیوپائڈ ٹیریٹری ہے, ان کا ایک سوورن اسٹیٹ تھا. وہ جو پاکستان کا نیریٹو ہے, آپ کے انڈین بیوروکریسی اور آپ کے پولیٹیشین بھی یوز کرتے ہیں ہمارے بارے میں, یہ پروونس ہے. آپ تو ہمیں, اگر وہ تو قابض ہے, وہ تو آکیوپائر ہے, آپ تو ایک نیوٹرل اگر اپنے کو بنائے تو آپ بتائیں جی نہیں یہ آکیوپائڈ ٹیریٹری تھا. اگر آپ دیکھیں ہم انڈیا کا حصہ ہوتا ہے اور پاکستان اپنا کلیم کرتا, پھر ہمیں برٹش انڈیا کیوں, آپ کو برٹش انڈیا کہتے تھے, ہمیں برٹش بلوچستان کیوں کہا انگریزوں نے؟ ضرور کوئی ڈفرنس تھا, تو ہمارا اپنا ایک اینٹی تھا, اسی لیے ہمیں برٹش انڈیا کہا گیا. اور آپ کو, اور جس میں پنجاب انکلوڈڈ ہے, آپ کا سندھ انکلوڈڈ ہے, جو برٹش انڈیا تھا, لیکن ہمیں برٹش بلوچستان کہتے تھے. جی یہ اس کے کافی وجہ ہے. جیسے پاکستان نے کہا کہ 3 اسٹیٹس, کافی میں نے انڈین انٹلیکچوئل سے بھی سنا, 3 اسٹیٹ لسبیلا, خاران اور مکران نے الاٹ کیا, انہوں نے پاکستان جوائن کیا. ابھی میں آپ کو ایک کہوں کہ آپ کے امبالہ ہریانہ میں یا آپ کے پنجاب میں کوئی ڈسٹرکٹ ہو, یا کوئی انڈیا کے کوئی بھی ڈسٹرکٹ ہو, تو وہاں پہ چائنا والے آ جائے اور اس کو بولے آپ ایک اسٹیٹ ہے, ناؤ جوائن اس, اور ان کے لیڈرشپ بھی اوکے ول جوائن یو. انڈیا الاؤ کرے گا؟ انڈیا الاؤ نہیں کرے گا. انڈین پیپل ول ناٹ الاؤ. اور وہ آ کے اب میں ایک مثال, چائنا ہو, جرمنی ہو, آ کے بولے کہ یہ آپ کے کچھ ڈسٹرکٹس ہے,
تو اس کو ہم اپنا اسٹیٹ ہوڈ دے رہے ہیں, اسٹیٹ بنا ہے, ملک بنا رہے ہیں, اور اب وہ اعلان کر رہے ہیں ہمارے ساتھ جو ہے. ہمارے ساتھ یہ گیم کیا گیا پاکستان نے, جنایا اسٹیٹ کا نام دیا. اسٹیٹ انگلش میں تو کوئی انگلش ورڈ ہے, بلوچی تو ورڈ نہیں, اردو ورڈ تو نہیں ہے. تو جی ہم یہ سارے ڈسٹرکٹس تھے, اور انہوں نے الفاظ کے ہیر پیر میں ہمیں کہتے ہیں یہ 3 ملک تھے. یہ کوئی ملک نہیں تھے, یہ 3 ڈسٹرکٹس تھے. بلوچستان کا حصہ تھا, اس کا والی پرنس عبد الکریم تھا مکران کا, جو گورنر تھا. تو یہ, اور انڈین انٹلیکچوئلز بھی وہی کہتے ہیں کہ بھائی 3 اسٹیٹس نے انہوں نے جوائن کیا پاکستان کو ولنگلی. کوئی ولنگ نہیں تھے, اسٹیٹس نہیں تھے, پہلے تو ڈسٹرکٹس تھے. جی میں جی یہ جی میں ہربیار صاحب آپ کو یہ بتا دوں کہ جیسے آپ کو انڈین انٹلیکچوئل سے امید نہیں ہے, مجھے خود ان سے امید نہیں ہے. اینڈ اس میں جو انڈین انٹلیکچوئلز ہیں ان کا ایک بڑا, سنس وی آر ہیونگ دس کانورسیشن, میں آپ کو بتاتا چلوں, ان کا ایک بڑا رومانٹک نوشن ہے پری پارٹیشن انڈیا کا. ایک بڑا ان کے دماغ میں, جو کہ بالکل جس کو کہتے ہیں فطور ہے, غلط ہے, بری چیز ہے, لیکن ان کے دماغ میں ایک ہے, جیسے پاگل پنا ہوتا ہے دماغ میں کہ صاحب ہمارا وہ تھا, ہم وہاں تھے, ہم لاہور میں رہتے تھے, ہم یار. ایک جس چیز نے بہت اس پوری کانورسیشن کو بہت خراب کر دیا. دیکھیے ہمیں بھی پتا ہے کس طریقے سے وہاں پہ بلوچ جو عورتیں ہیں, بچے ہیں, آدمی ہیں, ان کے ساتھ کیا تشدد ہو رہی, کیا ان کا ٹارچر ہو رہا ہے وہاں پہ, یہ کسی سے چھپا نہیں ہے. لیکن پھر بھی یہاں سے انڈیا سے میں خود مجھے کہتے ہوئے برا لگ رہا ہے کہ یہاں پہ جو کچھ انٹلیکچوئلز ہیں, اینڈ سم آف دیز انٹلیکچوئلز انفارچونیٹلی, اور مجھے کہنا پڑ رہا ہے آن ریکارڈ, they are not just anti Balochistan, these Indian intellectuals are anti India also. یہ خود جیسے ہم لوگ کہتے ہیں میر جعفر, جیسے غدار بولتے ہیں میر جعفر, یا پھر اور کچھ ہیں جو یہ میں تو اکثر یہ بات کہتا ہوں ہربیار صاحب کہ یہ جو قلعے کے دروازے ہر سمے نا اندر سے کھولے گئے ہیں, باہر سے کھولنے کی کسی کی ضرورت نہیں تھی. تو جو یہ کام انڈینز, جو آپ کی شکایت ہے نا کہ انڈین انٹلیکچوئلز بلوچستان, میری یہ شکایت ہے میرے خود کے ملک کے ساتھ یہ لوگ کر رہے ہیں. میں آپ سے ایک اگلا سوال اور پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ چائنا کا جو رول ہے بلوچستان میں, دنیا کو پتا ہے کہ بلوچستان از منرل رچ, اینڈ بلوچستان از مور دین 44 میں غربت بہت زیادہ ہے, کیونکہ وہاں کے سارے وسائل جو ہیں, سارے ریسورسز ہیں, آپ پنجاب لے جا رہے ہیں. تو گیس آپ پنجاب لے گئے, پنجاب کے گھروں میں گیس ہے, یہاں پہ کچھ ہے نہیں. یہاں پہ تو بلوچ بےچارے غربت میں ہے بہت زیادہ. چائنا ایگزیکٹلی کر کیا رہا ہے بلوچستان میں, چین کا کیا رول ہے بلوچستان میں؟ دیکھیے چین نے تو اپنا, آپ میجر ہیں, آپ آرمی میں رہے ہیں, تو آپ کو پتا ہے چین اپنا ایک اسٹرینگل ہولڈ ڈالنا چاہ رہے ہیں ہندوستان کے خلاف. وہ اسٹرینگل ہولڈ کا پارٹ ہے بلوچستان بھی. اب دیکھیے گوادر میں انہوں نے جو کمرشل کہتے ہیں, کمرشل ہے, اپنا کوئی ہب بنا رہے ہیں, لیکن انہوں نے سومیانی میں کیا کیا ہے, جیونی میں کیا کر رہے ہیں. یہ سومیانی میں تو یہ انڈر گراؤنڈ نیول بیس بنا رہے ہیں, جیونی میں ایسے ہی اپنے پورٹس بنا رہے ہیں, نیول پورٹس بنا رہے ہیں. یہ تو آپ کے انڈیا کو اپنے ہدف بھی, اپنے انڈیا کے لیے یہ پریپریشن ہو رہی ہے. یہ بلوچوں کے لیے تو نہیں ہو رہے, لیکن بلوچ بھی اس کے اندر آگے پھنس گئے ہیں. لیکن یہ تو پریپریشن, اگر جنگ کا کہے تو جنگ ہے, اکنومیکل وار کہے تو اکنومیکل وار, ملٹری وار, تو وہ ان کا انڈیا اور امریکہ کے خلاف یہ اپنا تیاری کر رہے ہیں. لیکن بلوچستان راستے میں پڑ گیا, بلوچستان اسٹریٹجک جگہ ہے, اسی لیے انہوں نے وہ پاکستان کو ہیلپ کر رہے ہیں اس ٹائم. اور لانگ ٹرم میں, شارٹ ٹرم میں ہمیں ابھی مشکل ہو رہی ہے, لیکن لانگ ٹرم میں جیسے میں نے پہلے بھی کہا, لانگ ٹرم میں انڈیا سے نہیں بچے گا. آج ہم سفر کر رہے ہیں, کل آپ کی نہیں تیاری ہو رہی ہے, تیاری آپ کی نہیں ہو رہا ہے, لیکن آج پہلے فرسٹ ٹارگٹ ہم ہے. تو وہ اس پہ غور کرنا ہے کہ انڈیا کو لانگ ٹرم, سب سے پہلے تو ہندوستان کو ایک فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کیا کریں. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ پولیٹیشین کہتے ہیں, لیکن کوئی لانگ ٹرم اسٹریٹجی انہوں نے نہیں بنائی ہے. گراؤنڈ پہ ایکشن نہیں ہوتا انڈیا سے, گراؤنڈ پہ ایکشن نہیں ہے. جی انڈیا کے, اور دوسری بات میں آپ کو کہوں گا, جی انڈیا ایک بہت بڑا اکنومیکل پاور بھی ہے, پاپولیشن وائز بھی بڑا ہے, ڈیموکریٹک کنٹری بھی ہے. اور افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے, کافی وقت کہتے ہیں کہ بلوچستان کے ساتھ ہمارا بارڈر ٹچ نہیں ہوتا ہے. آپ کے جس کے ساتھ بارڈر ٹچ ہوگا, پھر آپ اس کے لیے کوئی ڈپلومیٹک یا کچھ اور کام کریں گے یا آواز اٹھائیں گے, آپ کو
क्यूबा देखे, क्यूबा अफ्रीका से हजारों मील दूर है, उन्होंने देखे नेल्सन मंडेला के लिए फिजिकली अपने वॉलंटियर Dear passengers, it is the departure time for the vehicle. Please take your seats. हजारों में भेजे हैं। हम आपसे कोई हजारों के वॉलंटियर्स भी नहीं मांगते। उन्होंने अंगोला, अल्जीरिया में उनको बल्कि टैंक्स प्रोवाइड किए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप अभी प्रोवाइड करिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ आप एक आवाज तो उठाया हमें लिए, और प्रॉपरली। ये एक दिन आपने कहा कि बलोच हमारे भाई है या उनके लिए हमें आवाज उठानी है, अगले दिन आप भूल जाए। ये आपको लॉन्ग टर्म अपना इंटरेस्ट के लिए हमें भी सपोर्ट करना पड़ेगा। और पाकिस्तान जो है, अब देखिए पाकिस्तान का मेन रिसोर्स या सोर्स ऑफ इनकम क्या है? दो है, एक बलूचिस्तान का वेल्थ, दूसरा भीख मांगना इंटरनेशनली। वो तो भीख मांगता है, तो उसका बलूचिस्तान अगर इंडिपेंडेंट होगा तो वो उसका इंडिपेंडेंट पाकिस्तान का वैल्यू खत्म हो जाएगा, उसको भीख भी नहीं मिलेगी बाहर मुल्क से। तो उसका दो ही रिसोर्सेज है, सोर्स ऑफ इनकम है। तो वो आप देखिए, बलूचिस्तान आजाद हो गया सिर्फ बलोचों के लिए नहीं, ये रीजन के लिए पीस एंड ट्रैंक्विलिटी लाने के लिए हम काम करेंगे, और हम चाहते हैं कि यहाँ पीस एंड प्रोस्पेरिटी आए। तो जी बिल्कुल। हरबयार साहब, दो बातें फिर बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, तो मैं भी आपको बताता चलूं। आज तक हम ये कहते थे इंडिया में, और मैं अक्सर ये बात कहता हूं इनसे, अक्सर ये बात कहता हूं कि ये एक पाकिस्तानी रिपोर्ट थी, एक फेडरेशन है, जैसे हमारी फिक्की है FICCI इंडिया की, वैसे पाकिस्तान की भी है वो, पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, समथिंग लाइक दैट। उसकी एक रिपोर्ट आई है कि बाय 2048, यानी कि बाय 2048 मेजॉरिटी पॉपुलेशन इन बलूचिस्तान विल बी चाइनीज। उसकी रिपोर्ट आई है कि इतने चाइनीज को लॉन्ग टर्म वीजा देके बलूचिस्तान में लोग डाल रहे हैं। तो यहाँ पे जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं इंडिया में, जब भी अगर मेरी बात होती है, मैं ये बात कहता हूं कि कल तक हम लोग ये कहते थे इंडिया को लेके कि चाइना टू द नॉर्थ एंड पाकिस्तान टू द वेस्ट, लेकिन कल ये होगा कि चाइना टू द नॉर्थ एंड चाइना टू द वेस्ट। आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये तैयारी जो हो रही है इंडिया के खिलाफ हो रही है, और क्योंकि बलूचिस्तान मिनरल रिच है और उस रास्ते में है, तो अभी बलोचों के साथ जो तशद्दुद हो रही है, अगर इंडिया अपने कान बंद रखे कि जी कोई बात नहीं, बलूचिस्तान में आग लगे, कोई दिक्कत नहीं है, आग लगने दो, कल वो आग इंडिया में लगेगी, और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है कि वो आग इंडिया में लगेगी, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान वहां पे रुकेंगे नहीं। मैं एक और बात आपसे पूछना चाह रहा था कि सब, क्योंकि ये जो डिफेंसिव ऑफेंस है, ये काफी लोग देखते हैं, थ्रू फेसबुक भी देखते हैं, यूट्यूब भी देखते हैं, ट्विटर से भी, हर जगह से ये जाता है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं साहब कि आपका क्या मैसेज है इंडियन गवर्नमेंट से? आप ये बताएं कि हम लोग चाहते हैं इस इंटरव्यू के थ्रू या इस बातचीत के थ्रू, मैं चाहता हूं कि बलूचिस्तान के बारे में कॉन्वर्सेशन इंडिया के पॉलिसी सर्कल्स में दोबारा शुरू हो। ये बीच में बोल देना कि साहब हम बलोच के साथ हैं, वो हमारे भाई हैं, अरे अगर भाई हैं तो कुछ करो, अपनी पॉलिसी लाओ, कुछ ग्राउंड पे करके दिखाओ। सिर्फ मुंह से बोलने से तो मैं बोल दूं आप मेरे भाई हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। यू हैव टू डू समथिंग ऑन द ग्राउंड। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आप इंडियन गवर्नमेंट से चाहते क्या है, कॉन्क्रीट स्टेप्स क्या चाहते हैं आप इंडियन गवर्नमेंट से? एक तो आपने बता दिया कि इसके खिलाफ एक रेजोल्यूशन होना चाहिए, होपफुली इंडियन पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन होना चाहिए, इंडिया रिकॉग्नाइज करे कि बलोचिस्तान एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, और इंडिया इसकी यूएन में आवाज उठाए। इसके अलावा आप क्या चाहते हैं कि हम लोग क्या करें, हमारी गवर्नमेंट, हमारे पूरा स्ट्रक्चर क्या करे इसके मामले में? जी, मैं कहूंगा बलूचिस्तान के लिए कुछ करने से पहले इंडिया के लिए कुछ करे। आपके नेशनल एंथम में सिंध भी है, पंजाब भी है, लेकिन आपने सिंध पंजाब को तो रिक्लेम ही नहीं किया। तो अब इंडियन लोगों को या पॉलिटिशियन को सोचना है, जी आपके नेशनल एंथम में जो जमीन है, आप सिर्फ वो भी पंजाब है, ये पंजाब तो इंडिया ही था जो पाकिस्तान का पंजाब, तो आपके नेशनल एंथम में आप उसका नाम लेते हैं, हर दिन करोड़ों लोग नाम लेते हैं, लेकिन ये काम भी नहीं करते, उसको वापस बोले ये हमारा जमीन है और हमें वापस मिलना चाहिए हिंदुस्तान में, भारत में इसको वापस ले आइए, ये और सिंध भी। तो उसके अलावा मैं ये कहूंगा जी, इंडिया के सबसे पहले ब्यूरोक्रेसी थोड़ा चेंज होने में मुझे लगता है बहुत टाइम लगेगा। पॉलिटिशियंस फिर भी हो सकता है अगर चेंज करना चाहे अपने एटीट्यूड कर सकते हैं बलूचिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए। तो एक नैरेटिव जो मैंने देखा है बहुत
पुराना है, जो मैंने काफी वक्तों से लोगों से बातें करता था, खासकर मेरे इंडियन दोस्त होते थे कॉलेज में भी, मैंने देखा वो अगर पाकिस्तान टूट गया तो हम भी टूट जाएंगे। भाई ये कौन सा साइंटिफिक स्टडी हुआ है कि आप पाकिस्तान टूट जाएगा आप भी टूट, वो एक डिक्टेटरशिप है, आप एक डेमोक्रेसी है। आप इतने अपने को क्यों फ्रेजाइल अपने बनाया कि वो उसको कुछ कम नुकसान हो गया तो हमें भी रिपल इफेक्ट्स हमारे ऊपर भी आएंगे? ये नहीं आएंगे। हाँ, अगर किसी ने ऐसे कोई साइंटिफिक स्टडी किया और मेरे नजरों से नहीं गुजरा है तो दूसरी बात है, लेकिन मैं कहता हूँ वो बिल्कुल दो फर्क की सिचुएशन है। इंडिया में डेमोक्रेसी है, प्रॉपर डेमोक्रेसी है, और पाकिस्तान में प्रॉपर जो मिलिट्री वहाँ डिक्टेटरशिप है चल रहा है। आज जो आपके पॉलिटिशियंस आते हैं तो सारे उन्हीं के कहने पे आता है, उन्हीं के वजह से आता है। तो तो हरबियार साहब, आई एम सॉरी मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात बोली है। आपने बोला कि जो पाकिस्तान में अभी, क्योंकि काफी पाकिस्तानी खासतौर से जो पंजाबी पाकिस्तानी हैं वो बड़े फक्र से बोलते हैं कि साहब ये जमहूरियत है, इमरान खान सेलेक्टेड नहीं इलेक्टेड है, इमरान खान आवाम की आवाज है, आवाम की ताकत है, और इसमें जनरल बाजवा का कोई लेना देना है ही नहीं, आर्मी दूर है, ये कहते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? जी मैं आपको ये कहूंगा, ये आप बाजवा दूर है, मैं कहता हूं जिना जिंदा है हिंदुस्तान के लिए, लेकिन पाकिस्तान में हो सकता है मर गया। आपको बताऊं कैसे जिंदा है? जिंदा ऐसे है कि जिना ने हिंदुस्तान को तोड़ा, और उसके बाद लियाकत अली खान, अयूब, जनरल याया, फिर जनरल जिया-उल-हक, भुट्टो, बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ, आज इमरान खान, ये सब जिना है आपके लिए। क्यों? कि जिना ने आपका हिंदुस्तान तोड़ा, ये भी कश्मीर तोड़ के ले जाना चाह रहे हैं। तो आप ये गलत फहमी में नहीं रहे कि ये आपको छोड़ेंगे और इनका पॉलिसी चेंज हो गया, ये डेमोक्रेसी है, ये अब लोगों ने इलेक्ट किया। लोगों ने इलेक्ट नहीं किया जी, फौज ने इलेक्ट किया। वहां पे फौज के अलावा कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, वही फौज है, ये सब कुछ डिसीजन लेते हैं। तो अब हिंदुस्तान ये समझे कि जिना अभी तक उनके लिए जिंदा है, इसलिए कि ये पॉलिसी उसके खिलाफ जिंदा है। और आप याद भी करें, ये पॉलिसी कश्मीर से बढ़ गया। ये रिसेंट दिल्ली राइट्स जो हुए थे, ये इनका नया टेक्टिकल मूव इन्होंने किया कि इंडिया के हर रीजन में हम अब गड़बड़ करेंगे, सिर्फ कश्मीर में नहीं करेंगे, वहां पे हम विजिबली नजर आ जाएंगे। तो चले हम अपना टैक्ट चेंज करते हैं कि हर छोटे बड़े इंटरनल अफेयर्स, इंटरनल डिस्प्यूट्स को यहाँ पे यूज करेंगे इंडिया के खिलाफ। और आज प्रूव हुआ दिल्ली में, देखे क्या क्या हुआ, कितने लोग मारे गए, क्या हिंदू और मुसलमान को खिलाफ किया। और आप देखें, जैसे मैं पॉइंट से कुछ हट के, लेकिन आपको ये कहना चाह रहा हूं कि आपने अच्छा पॉइंट उठाया कि जैसे जिना हिंदुस्तान का दुश्मन था, वैसे बलूचिस्तान का दुश्मन था। जिना ने बलूचिस्तान को तोड़ा, और बलूचिस्तान पे ऑक्यूपाई किया, कब्जा किया, और हिंदुस्तान को तोड़ा। और अब ये भी गौर करें कि वो जिना सिर्फ हिंदू का दुश्मन नहीं था, हिंदुस्तान के हिंदू के बाशिंदों के दुश्मन, वो मुसलमान का ही बड़ा दुश्मन था। जी आप फिर से पूछेंगे कैसे, मैं क्या होता हूँ, उन्होंने मुसलमानों को 3 जगह में डिवाइड किया, आज क्या बांग्लादेश, पाकिस्तान, जो हिंदुस्तान है, और वो भारत का बड़ा दुश्मन था, और वैसे बलूचिस्तान का। आज आप गौर करें, उसके वजह से हिंदुस्तान के जो बाशिंदे हैं, भारत के बाशिंदे, वो कमजोर है। वो अगर दोस्त था, जिना अंग्रेजों का दोस्त था, अंग्रेज का एजेंट था, अंग्रेज के उन्होंने एक प्लान था, उसको आगे बढ़ाया। न मुसलमानों का कोई आवाज था, न हिंदुस्तान के हिंदुओं की आवाज था, वो अंग्रेजों का आवाज था, अंग्रेजों का प्लान था, और उसने अंग्रेजों को फायदा दिया। आज अगर ये सारे रीजन साथ होते तो या मुसलमान भी स्ट्रांग होते थे, हिंदू भी स्ट्रांग होते, भारत स्ट्रांग होते। लेकिन उन्होंने क्या किया, भारत को कम, अंग्रेज चालाक है, उसने लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बनाया, जी ये एक स्ट्रांग मुल्क होगा, हमारे कंट्रोल से बाहर होगा, इसको तोड़ के जाओ, ये लॉन्ग टर्म हमें सर्व कर रहा है। आज जैसे आज पाकिस्तान उनको सर्व भी कर रहा है।
بہت اچھے طریقے سے سرو کر رہے ہیں. تو یہ سوچ کر اگر ہندوستان کا مسلمان تو کہ عجیب جنا اچھا بندہ تھا، میں کہتا ہوں سب سے بڑا مسلمانوں کا دشمن تھا. 3 جگہ میں توڑ دیا. بھارت کا دشمن تھا بھی، بھارت کو 3 جگہ میں، اور یہ نہ مسلمان کا دوست نہ ہندو کا دوست. میرا یہی سوچ ہے. جی ہرویار صاحب، جی ہرویار صاحب، میں یہ پوچھنے لگا تھا آپ سے کہ لوگ اکثر بات کرتے ہیں کہ ٹارچر ہو رہا ہے بلوچستان میں، پاکستانی فوج خاص طور سے تشدد کر رہی ہے. ڈسپیئرنسز کی بات ہم نے بہت سنی ہے، وہاں پہ سننے میں آیا ہے. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں نے، جو کہ زیادہ آرگنائز نہیں لگتے لیکن بڑی بہادری سے، کچھ لوگوں نے ہتھیار اٹھا لیے ہیں، پاکستانی اسٹیٹ سے لڑ رہے ہیں بلوچی فریڈم کے لیے، بلوچستان کے فریڈم کے لیے لڑ رہے ہیں. اب وہ مار بھی رہے ہیں اور خود شہید بھی ہو رہے ہیں وہ لوگ، کیونکہ جو لڑے گا وہ شہید تو ہوگا ہی، تو وہ بھی ہو رہا ہے. یہ عام بلوچ اس چیز کو کیسے دیکھتا ہے؟ یہ پورا جو ایک، کیونکہ ایک حد تک جو لیڈیز ہیں وہاں پہ، بلوچستان کی عورتیں ہیں، they have become the face of resistance against Pakistani misrule and tyranny. They have become the face. وہ چہرہ بن چکے ہیں. وہ بچوں کو لے کے سڑکوں پہ اتر کے پاکستان کے خلاف باتیں کرتی ہیں، اور ان کے ہسبینڈ جو ہیں، وہ کہہ رہی تھی لیڈی کی، ہمارے ہسبینڈ، وہ ٹرانسلیٹ کرا کسی نے کہ our husbands have gone to the hills، وہ پہاڑوں میں چلے گئے ہیں لڑنے کے لیے، ہاتھ میں ہتھیار لے کے، کالشنکوف لے کے، اور ہم یہاں پہ سڑکوں پہ لڑ رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ. یہ کیسے ہوا بلوچستان میں؟ اتنی ایک فیلنگ کیسے آ گئی ایلینیشن کی کہ وہاں پہ لوگوں نے ہتھیار اٹھا لیے؟ دیکھیں ہتھیار، آپ دیکھیں، میں پھر سے آپ کو کچھ سیکنڈ ورلڈ وار کا ریفرنس دوں گا. جب یورپینز پہ جرمنز آئے تو یہ انہوں نے سیلف ڈیفense کیا، جرمن اور نازی کے آکوپیشن کو نہیں مانا. لیکن انٹرسٹنگلی اب آج بلوچ اٹھتا ہے، آزادی کا بات کرتا ہے، یا کوئی اور، تو ایک دم اس کو، یا کردستان کے لوگوں کو ایک دم ٹیررزم کا لیبل لگا لیتے ہیں. بھائی آپ کا آزادی نازی سے تو فریڈم کے لیے تھا، ڈیموکریسی کے لیے تھا، ہیومینٹی کے لیے تھا. ہم جب کرتے ہیں تو پھر وہ ہمیں ایک دم ایک لیبل لگتا ہے، وہ پاکستان کو جو بہت سوٹ کرتا ہے وہ ہے ٹیررسٹ ہے. بھائی یہ زمین جو بلوچستان ہے، پاکستان کا جب سوچ بھی لوگوں کے دماغ میں نہیں تھا کہ ایسا ملک بنائیں گے، اس کو میپ پہ بلوچستان کہتے تھے. یہ زمین بلوچستان تھا. اور ہمارا جو، جیسے آپ نے خود سٹارٹ کیا آج کا جو ہمارے ڈسکشن، تو ہمارے ہزاروں سال کی تاریخ ہے. ہم یہ پاکستان، یہ جھوٹا، یہ فیبریکیٹڈ آرٹیفیشل سٹیٹ کے لیے ہم اپنا سیکریفائز کریں گے، اپنا ریئل آئیڈینٹی، اور اپنے کو یہ ایسے کہ اپنے کو خود ڈیموٹ کر رہے ہیں کہ میں بلوچ نہیں ہوں، میں پاکستانی ہوں. پاکستان کا مطلب ہی کیا جی؟ ایک فالس پروپیگنڈا ہے. کوئی مطلب اس سے ہی نہیں بنتا ہے کہ یہ پاکستان یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ. یہ تو سارے اپنے سٹوری بنا رہے ہیں لوگوں کو کنفیوز کرنے کے، ایک مذہبی جذبات دینے کے لیے. اور یہ، اور کوئی ایک ریجن پنجاب، جو پاکستانی مسلم پنجابیز ہے، ان کے انٹرسٹ کو سرو کر رہا ہے. آپ دیکھیں، سب سے پہلے اگر انڈیا کو یہی چاہیے کہ اس ملک کو، اپنے پنجاب کو واپس لے لے، ریکلیم کرو، سندھ کو. اگر نہیں ہو سکتا ہے تو اس کو ڈس انٹیگریٹ کرنا ہے. ایسے کہ پنجاب آپ کے خلاف نہیں لڑتا ہے، وہ بلوچستان کے ریسورسز لیتا ہے، یوز کرتا ہے. سندھ کے ریسورسز آپ کے خلاف یوز کرتا ہے. پشتونوں کے جوانوں کو آپ کے خلاف بیچتا ہے اور لڑاتا ہے. آپ کو اس سے ایک سٹوری یہ ہے، جو 92 میں آفٹر میرے والد صاحب کی ایگزائل، جو فورس انہوں نے افغانستان سے، جو پاکستانی ایجنٹ تھے، انہوں نے مجاہدین یا ملا یا طالبان کو کہا کہ اس کو بھیج دو واپس، اور کہیں نہیں بھیجو، پاکستان بھیجو. تو جب وہ میں گیا 92 میں بلوچستان آفٹر 12 ایئرز، تب تھوڑا سا پہلے بچپن میں گیا تھا، تو بڑا ہو کے دیکھا کونے کونے ہر اسٹریٹ میں چندہ جمع ہو رہے تھے، عید پہ کال جمع کر رہے تھے کشمیر جات کے لیے. تو وہی میں آپ کو پہلے کہہ رہا، یہ کشمیر جات ختم نہیں ہوگا. آپ اگر وہاں پہ اکنامک کہتے ہیں کہ ہم گرانٹس دیں گے یا کوئی پاکستان کو اچھا اسٹیٹس، یہ امریکہ کے بلینز آف ڈالر سے ان کا جی نہیں بھرا یا جیب نہیں بھرا. وہ پھر بھی 3,000 4,000 ان کے فوجی مار دیے انہوں نے لیکن ایک بولڈ سٹیپ لیا، ان سے ہی پیسے اٹھا کے انہی کے جوانوں کو مار کے، اور پھر بھی ان کے پریشر میں نہیں آیا.
لیکن انڈیا کو بھی یہی کرنا ہے. اگر بولڈ سٹیپ لے کے بلوچوں کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے. آپ نے جیسے سوال کی یہ خواتین کیسے روڈوں پہ نکلے تھی, یہ اپنے آئیڈینٹی, ہزاروں سال کی آئیڈینٹی, ہم پاکستان کے جھوٹے آئیڈینٹی پہ تو ہم وہ نہیں کریں گے کہ بھائی یہ جھوٹا آئیڈینٹی ہم رہتے ہیں اور اپنے کو پاکستانی کہ ہمارے لیے پاکستانی اپنے کو کہنا ایک گالی ہے. ہمیں برا لگتا ہے کوئی ہمیں پاکستانی کہے گا, کچھ بھی کہہ سکے, لیکن پاکستانی ایک بلوچ کے لیے وہ گالی سے کم نہیں ہے اپنے کو کہ اگر پاکستانی کہہ لے. تو یہ سوچ ہے کہ اور جو پاکستان کا ایٹیٹیوڈ بھی رہا, اگر مسلمانی حساب سے ٹھیک ہے آپ نے قبضہ کیا, آپ آئے, لیکن آپ نے تو کوئی بھائی چارہ نہیں دکھایا ہمیں. آپ نے تو صرف ڈنڈوں سے مار کے ہمیں کہا کہ, اور ہمیں کہتے ہیں جب بلوچوں کو مارتے ہیں جو ایکسٹرا جوڈیشل کے لیے, وہ ایک بندہ بچ گیا, پھر بعد میں پھر بھی انہوں نے مار دیا, کہا کہ اللہ اکبر کہہ کے مار رہے تھے ہمیں, جیسے کوئی نان مسلم ہے اس کو اللہ اکبر کہہ کے مارتے ہیں یہ فنیٹکس. تو اور ان کو یہ یاد نہیں ہے کہ بلوچ کب مسلمان بن گیا اور یہ کب مسلمان بن گیا, لیکن یہ ابھی مسلمان کے جیسے کہتے ہیں اسلام کا ٹیکہ انہوں نے اٹھایا کہ یہ مجھے بتائے کہ کون سا اسلام مجھے قبول کر. میرا بلوچ کا زیادہ میجورٹی کا ہمارا اسلام یہ ہے کہ ٹالریٹ کرو, چاہے کرسچن ہے, ہندو ہو, بدھسٹ ہو, سکھ ہو, جو مذہب ہو, جو زبان کے لوگ ہو, سب کو ٹالریٹ کرو, ان کے ساتھ بھائی چارہ کرو. یہ کہتے ہیں نہیں, سب کو مٹا دو, گما دو, اس کو ختم کر لو, اور یا آپ کے راستے پہ یا ختم کرو. ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمارے آبا و اجداد نے ایسے حرکت نہیں کی, ایسے جو یہ کر رہے ہیں, تو ہم کیوں وہ کام کریں گے. انہوں نے اپنے سکھ کمیونٹی کا پروٹیکشن کیا, اپنے ہندو کمیونٹی کا پروٹیکشن کیا, اپنے کرسچن کمیونٹی کا پروٹیکشن کیا. ہم بھی وہی آگے لے جائیں گے. ہم بھی اسی قسم کے سب کو ٹالرنس سوسائٹی بنانا چاہتے ہیں کہ وہاں پہ سب ہوگا. جی بالکل. وہ جیسے ہنگلاج ماتا کا مندر بھی ہے, تو اس کو بھی کافی جو بلوچ مسلمان ہیں انہوں نے بہت دھیان سے اس کو رکھا ہے, اور وہاں پہ ابھی بھی دیے جلتے ہیں, پوجا پاٹ ہوتا ہے, اس کا بڑا عزت کے ساتھ وہاں پہ دیکھا جاتا ہے. ایون بلوچی مسلمز گیو اے لاٹ آف ریسپیکٹ ٹو ادر فیتھس. میں صاحب آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایک دو سوال تھے میرے من میں, میرے ذہن میں, کہ جیسے دیکھا گیا ہے کہ یہ جو ریڈیکلائزیشن ہے پورے پاکستان میں پھیل رہا ہے, اور انہوں نے یہ کوشش کری کہ سب کہیں اور سے پیسے, سعودی سے, کہیں اور سے بھی, مجھے نہیں پتا کہاں سے پیسے لے کے, اور بلوچستان میں بھی مدرسہ کھولیں اور ایک قسم کا ریڈیکلائزیشن کریں وہاں پہ, ریلیجن کے نام پہ, اسلام کے نام پہ. لیکن بلوچستان ایک واحد جگہ ہے, ایک واحد ایریا ہے, الگ ہے, جہاں پہ فیلنگ آف نیشنلزم از ویری ہائی. وہ فیلنگ آف نیشنلزم میں نے سندھ میں نہیں دیکھی, وہ پاکستان میں نہیں دیکھی, وہ میں نے گلگت بالٹستان میں نہیں دیکھی, وہ میں نے پاکستان آکوپائڈ کشمیر میں نہیں دیکھی. یہ بلوچستان میں وہ اتنی اسٹرانگ فیلنگ آف نیشنلزم کی اپنا ملک مان کے جان دے دے اس کے لیے, یہ کہاں سے, یہ اس کا ذرا بتائیے. یہ بڑا انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے. یہ دیکھیں, یہ تاریخ, یہ تو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے خود بھی کہا, تاریخ ہمارا سوشل فیبرک اتنا مضبوط ہے کہ یہ پاکستانی جھوٹے پروپیگنڈے سے خراب نہیں ہو رہا ہے. کچھ نوجوان ہو سکتے بولے بھٹکے جا کے کشمیر میں, جیسے 92 میں واپس آیا تو دیکھا اخباروں میں پڑھتا تھا ہر دن 5 بلوچ پنجگور کے کشمیر میں جہاد کر کے وہ شہید ہو گئے. یہ 92 کا میں آپ کو سٹوری بتاتا ہوں, میں نے اخباروں میں ہر ہفتے میں آتے تھے. اور میں افغانستان سے, روس سے پڑھ کے افغانستان, اور میں سوچ رہا تھا کہ ہمارے معاشرے میں ہم سب آزادی کے لیے, میں نے دیکھا ایک سیگمنٹ پاکستانیوں نے ان کو ہٹا لیا اپنے بلوچ جذبات سے, بلوچی پیٹریوٹزم سے. ایک چھوٹا سیگمنٹ کے ساتھ یہ گیم انہوں نے کیا اور کامیاب بھی ہوئے. لیکن جیسے پیٹریوٹک فورس ہمارے پھر سے افغانستان سے واپس آئے, پھرتے گئے سارے بلوچستان میں, بتاتے گئے کہ بھائی یہ فالس آئیڈینٹی کے ساتھ ہمیں نہیں ماننا ہے. اور لوگ نوجوان پچھلے 20 سال سے آپ دیکھیں واپس آ گئے, ایک بھی کشمیر نہیں گیا, ایک بھی افغانستان نہیں گیا. بہت کچھ بولے بٹکے جاتے ہیں, لیکن میجورٹی بلوچ نے پھر سے اپنا زمین کا پروٹیکشن ڈیفنس کیا. پنجابی قابض کے خلاف انہوں نے اپنا ڈیفنس کیا. انہوں نے انڈیا کو اپنا دشمن نہیں سمجھا, افغانستان کو دشمن نہیں سمجھا. انہوں نے
पंजाबी को अपना दुश्मन समझा। ये तो हमारा देखिए सोशल फैब्रिक है, इतने जल्दी से चेंज नहीं कर सकते, जो हजारों साल से बना हुआ है, जिसमें टॉलरेंस भी है, जिसमें दूसरे कौम के लिए प्यार भी है, इज्जत भी है। तो ये इन्होंने ऐसे चेंज करना, इनके लिए हमारे फोल्कलोर से अब सुने कि हम जो हलब बोलते हैं, एलिपो, प्रेजेंट डे सीरिया, जो हजारों साल पहले फिर के आए, वहां से 5,000 साल पहले आए थे। तो फिर ये वो तारीख है जो याद किया जाता है, और फोल्कलोर में लोगों को, बच्चों को लोरियों में सुनाते हैं। ये जी तो हमारे जैसे इनग्रेव्ड है हमारे दिमाग में, तो इसको जी ये पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा चेंज नहीं कर सकता। लेकिन आपको ये कहूंगा, हमारे दोस्तों, नाइव दोस्तों ने या नादान दोस्तों ने फौरन की भी कहा, हम बलोच हमारे दोस्त है, उनके बलोच हम आवाज उठाएंगे। लेकिन उसकी वजह से पाकिस्तान ने काफी अपना प्रेशर ज्यादा किया, और मदरसा, जैसे आपने कहा कि मदरसा बढ़ा रहे हैं, सऊदी फंड या इमाराती है या जहां से वो ला रहे हैं हमें पता नहीं, तो अपने भीख मांग के ला रहे हैं। और बलूचिस्तान में और भी ज्यादा काम स्टार्ट किया है। ये पिछले 4, 6, 8 महीने से जो हम देख रहे हैं, वहां पे सुना है कि कुछ कश्मीर में मारे गए हैं वो बलोच, इसलिए कि बलोच पैट्रियोटिक फोर्सेस को नादान दोस्तों ने ठीक तरीके से उनका आवाज नहीं उठाया। उनको उठाना था, उनको खड़े होने था। आपको एक पता नहीं मिसाल ठीक रहेगा नहीं होगा, मैं खुद रूस में जर्नलिज्म मैंने किया, जब सोवियत यूनियन टूट रहा था अक्टूबर में, मैं खुद था, मेरे अपने दोस्त जो डेमोक्रेट्स थे वो खाना पहुंचाते, मैंने खुद अपनी गाड़ी में पहुंचा के दिया, वो वाइट जो इनका पार्लियामेंट बिल्डिंग वो इसी के खा, मेरा डिप्लोमेटिक गाड़ी था तो चेक्स नहीं होता था, फिर वो कहते थे खाना पहुंचो। तो वो टाइम मैंने देखा, सोवियत यूनियन टूट गया, रशिया बना, उसके मेरा वालिद साहब का काबुल में थे, तो मैं जाता था, ये सोवियत यूनियन जब टूटा भी मैं जाता था, देखता था, मिलता था। लेकिन मैंने एक चीज देखा कि वहां पे कॉन्स्टेंटली जहाज उड़ रहे डेली, 8, 9 रुसलान आपने सुना होंगे, बड़े जो जी 270 टन उठाते, 8 से 10 जहाज डेली खाना वगैरह लाते थे अफगान के लिए। फिर मैं जब रशिया में एक दिन मैंने टेलीविजन में देखा, एक जर्नलिस्ट ने मिनिस्टर से पूछा, जी आप सोवियत यूनियन टूट गया, अब क्यों हम अफगान को स्टिल अभी तक क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों ये प्रोडक्ट्स भेज रहे हैं, क्यों उनको हेल्प कर रहे हैं, वो तो सोवियत का था। उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया उसको, कहा कि ये सोवियत या प्रेजेंट डे रशिया का बात नहीं है, हम अगर उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, वो बोलेंगे रशियन नेशन ने हमें सपोर्ट नहीं किया। ये नेशन टू नेशन है, डजंट मैटर हु इज एट द टॉप। तो ये आपके मुल्क में लोगों को, आप इंडिया के लोगों से उम्मीद करते हैं, कोई भी जी गवर्नमेंट कर सकता है, लेकिन कल को अगर हमें मुश्किल आएगा, बलोच कौम एक गिला करेगा हिंदुस्तान की कौम से, हो सकता है आपके लीडर को भूल जाए। लेकिन इसीलिए आप जब एक दफा आवाज उठाते हैं कि मैं आपके लिए खड़े होंगे, और नहीं खड़े हुए तो एक गिला होगा। ये आपकी लीडरशिप को ये विजन होना चाहिए, भाई आप नहीं होंगे भी आपका कौम याद किया जाएगा कि भाई आवाज तो उठाया, कहा कि हम आपको हेल्प करेंगे, लेकिन किधर था जब हेल्प जरूरत थी। तो जी ये बिल्कुल कहना जी चाहता हूँ। जी अरबियर साहब, एक बात बताइए, जैसे पाकिस्तान आर्मी में भी एक बलोच रेजिमेंट है, लेकिन जब मैंने थोड़ी सी मालूमात करी इसके बारे में, पता लगा कि उसमें बलोच बहुत कम है, उसमें ज्यादातर पाकिस्तानी पंजाबी हैं, और जी उसमें हाँ। बलोच जो हैं उनकी परसेंटेज बहुत कम है। तो मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि बलोचिस्तान में भी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, गुर्बत है, वहां पे गरीबी है, जैसे पूरे सब कॉन्टिनेंट में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वैसे बलूचिस्तान में भी है। तो और बलूचिस्तान में थोड़ी सी ज्यादा है क्योंकि उनके वसाइल भी चोरी कर लिए गए। तो ये मुझे, जैसे हमारे यहाँ अगर कोई रेजिमेंट है, जैसे सिख रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट में बाहर के ट्रूप्स रहेंगे, लेकिन उसमें ज्यादातर मेजोरिटी ऑफ द ट्रूप्स आर सिख। मैं कुमाऊं रेजिमेंट से ताल्लुक रखता हूं, मेजोरिटी ऑफ द ट्रूप्स आर कुमाऊनी। पर यहाँ पे बलोच रेजिमेंट है, बलोचों के नाम पे आपने रेजिमेंट बनाई कि साहब बलोच रेजिमेंट है, और फिर उसके अंदर आपने वो बिल्कुल नाम नेहाद आपने कुछ फॉर्मेलिटी के लिए कुछ बंदे रखे आपने। ये क्या इशू है, ऐसा क्यों करा? ना ट्रस्ट का मामला है, क्या मामला है? देखिए जी, बलोच रेजिमेंट बनाया था अंग्रेजों ने, तब उनको जरूरत था। ये उनके ये जैसे फिर अंग्रेज जो चले गए, रेजिमेंट रह गया,
अंग्रेज भी उससे निकल गए, बलोच भी निकल गए, सिर्फ रेजिमेंट का नाम रह गया, उसमें पंजाब के आके सारे जी वो भर्ती हो गए, तो बलोच नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्रस्ट का नहीं है, उनको पता है बलोच पाकिस्तान के लिए बहुत कम है जो लड़ने को तैयार हो गए, कुछ को बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन अक्सरियत पाकिस्तान को कोई मानता ही नहीं है कि उनका ये पाकिस्तान है। आप बलोच के हो सकता है मजबूरन डर से कुछ बोलेंगे भाई पाकिस्तानी हुई है, लेकिन दिल से कोई भी कबूल नहीं करता। आप एक फ्री एंड फेयर वहां पे सर या सर्च हो या चेक हो, गैलप पोल करे, तो आप देखें 100% बलोच पाकिस्तान की को मानता ही नहीं हो उस सिस्टम को, उस मुल्क को। अब आके इम्पोज हुआ है तो ठीक है, उनको पता है जंग में जाएंगे मुश्किल है पाकिस्तान के लिए कोई काम करे। जो मैंने सुना है कि बांग्लादेश में भी कुछ बलोच गए तो वो बंगालियों का दोस्ती किया उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों को भगा दो इधर से। वो दिल से हमारे लोगों का प्यार कोई नहीं इनके लिए, लेकिन वो मजबूरन, कुछ लोग मजबूरन करते। मैं तो कहता हूँ कि नहीं, मजबूरी हो जो कुछ है सीधा बताना है कि तुम काबिज हो, तुम दुश्मन हो, तुमने हमारा सरजमीन। और हमें कहते हैं, एक और आपको इंटरेस्टिंग पॉइंट बताऊं, हमें जी ये कहते हैं कि आप हिंदुस्तान के दोस्त हैं। आप कभी कभार कहते हैं आप हिंदुस्तानी हैं, मैं कहता हूं अगर मैं हिंदुस्तानी होता मैं फखर से कहता भाई मेरा 5000 साल का तारीख है। आप पाकिस्तानी की तरफ कोई ऐसे शर्मिंदगी से तो नहीं बोलता था मैं अरब हूं, मैं ये हूं, मैं ईरानी हूं, और ये सारे हैं तो हिंदुस्तानी। सिर्फ इन्होंने मजहब चेंज किया, मुसलमान बन गए, और इतने देखिए इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चले गए तो अपने को अरब भी बना दिया। भाई आपका जबान देखे इंडो यूरोपियन है, आप मतलब आप और उर्दू बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, इंडो आर्यन है, तो आप क्यों उसमें से इतने शर्मिंदगी आपको महसूस होता? अगर मैं होता तो मुझे ये गाली की तरह बोलते कि आप हिंदुस्तानी है। तो अगर मैं सच्ची होता मैं फखर से कहता जी हाँ मैं हिंदुस्तानी हूँ, लेकिन मैं बलोच हूँ। मैं आज फखर से कहता हूँ मैं बलोच हूँ, इसलिए कि जी मेरा तारीख है, हिंदुस्तान का तारीख है। ये बेचारा पाकिस्तान ने अपना तारीख भुला दिया है, मतलब कि हिंदुस्तानी बन गया मुसलमान, नाम लिया अरब और पर्शियन और तुर्की का। बेचारा न घर का है न घाट का, परेशान है कि कहाँ जाऊं, किसका बनूं, और कोई अपना बना रहा नहीं है। इनका ये हालत है, या आइडेंटिटी क्राइसिस में गए हैं, इनको झूठे मुल्क बनाया कि इस्लाम है, पाकिस्तान है। भाई आपको मैं बताता हूं, ये जो कहता है पाकिस्तान, तो पाक कुछ भी नहीं है। हमारे मजहब के हिसाब से भी पाक अल्लाह पाक कहते हैं और नबी पाक कहते हैं, तो दो पाक चीजें इस दुनिया में जो हमारे मजहब के हवाले से कहे। तो एक मुल्क में क्या क्या गंदगियां होती है और आप उसको पाकिस्तान, ये सिर्फ देखिए रेटरिक है, लोगों को जज्बात देना कि भाई ये पाकिस्तान है। इस पे बलोच को बेवकूफ बना नहीं सकता है कोई, अपने और कौम या पंजाब अपने को कौम बेवकूफ बना तो ठीक है, हमें हम पे ये असर नहीं करता है। जी हरबार साहब, मेरा आखिरी सवाल आपको जी। क्या लगता है अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल में बलूचिस्तान का फ्यूचर क्या है? बाहैसियत एक मुल्क जो इंडिपेंडेंट होना चाहता है, जो कि ये कहता है, और मेरे कई बलोच दोस्तों ने बोला है कि साहब ये जो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा, हम इस पर भरोसा नहीं करते, हमें 1 रुपए का भरोसा नहीं है इस चीज पे, एंड वी आर अ कंट्री, वी आर अ वेरी प्राउड सिविलाइजेशन, हम हजारों साल का पुराना सिविलाइजेशन है, हमें पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। तो आपको क्या लगता है आगे चल के क्या होने वाला है, अगर मैं आपसे बोलूं थोड़ा फ्यूचर गेजिंग करें आप? जी, हमें हमारा तो ये जज्बा है या ये बिलीफ है कि हम आजाद होंगे। हमने देखे हैं कि हिंदुस्तान देखे बरतानिया के ऑक्यूपेशन में था, आजाद हो गया, फिर अमेरिका ब्रिटेन के ऑक्यूपेशन में था, आजाद हो गया, रशिया मंगोलियन के 200 साल के करीब उनके ऑक्यूपेशन में था, आजाद हो गया। आजाद तो होंगे हम, ये तो हमें पता है, हम होंगे अगर 10 साल 15 साल, लेकिन ये जद्दोजहद हम रोकेंगे भी नहीं कभी, चाहे जितना हम पे केसेस लाए, झूठे इल्जाम, हमारे बलोच टेररिस्ट है या बलोच ये है, ये इनका मर्जी है जो कुछ कहे। लेकिन हम अपने फिर से नेबरिंग मुल्क से कहेंगे, ये आप भी कुछ रोजवेल्ट की तरह, प्रेसिडेंट रोजवेल्ट अमेरिका के, उसकी तरह कुछ फैसले
डिसाइसिव लिया करे। अब देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम उन्होंने क्या वो अटलांटिक चार्टर लाया था और कहा सारे यूरोपियन मुल्क को कहा कि ये आपको अपने कॉलोनीज को फ्रीडम देना पड़ेगा, और फ्रीडम से बहुतों को मिला। तो हो सकता है इंडिया को भी इसी से हुआ। ये अटलांटिक चार्टर था। अब आप इंडिया भी ऐसे ही फैसले, आप कहते तो है मैं एक बहुत बड़ा मुल्क हूँ, पावरफुल हूँ, आप अब अपना नेबर मानने को तैयार नहीं है। तो हम तो अपना जो कर रहे हैं चाइना के खिलाफ भी हम जितना हमसे हो रहा है हम वो कर रहे हैं, और पाकिस्तान के भी जो इनजस्टिस पाकिस्तान कर रहा है उसके बल्कि हमें लग रहा है कि हम ज्यादा कर रहे हैं बनिस्बत ये हमारा मैसिव बड़ा एक रीजनल पावर जो इंडिया है उतना नहीं कर रहा है जैसे उनको करना चाहिए। वो आपके साथ कितने रिसोर्सेज है और हमारे साथ क्या रिसोर्सेज है? कुछ भी नहीं है। आपके साथ बहुत रिसोर्स है, आप उसको एक्सपोज ही ठीक तरीके से नहीं कर रहे। कश्मीर आप देखिए, पाकिस्तान ओपनली हर जगह जाके आपके कश्मीर पे बात कर रहा है, कश्मीर को हेल्प कर रहा है, कश्मीर को हर यूरोपियन के कान तक ये बात पहुंचाए कि कश्मीर ऑक्यूपाइड है, कश्मीर में जुल्म हो रहे हैं, कश्मीर में क्या हो रहा है। आपने कुछ भी कोशिश किया ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे भी बलोच को हेल्प किया? नहीं जी। बल्कि अफसोस से ये आपको एक पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ, जो पाकिस्तानी एक प्रोपेगेंडा है या नैरेटिव है जो कहते हैं कि बलोच में सरदार क्लास है, मिडिल क्लास है और ये क्लास है और हाई क्लास है, तो ये इंडियन इंटेलेक्चुअल्स, और ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया आपके आर्टिकल्स में देखे कि बलोच के ये फ्रीडम फाइटर मिडिल क्लास है, ये सरदार। अगर आप पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा और नैरेटिव पे चलेंगे तो आपको हम सबको देखना है कि फ्रीडम फाइटर्स है, फ्रीडम सीकिंग पीपल है, और आप भी हमारे बीच में क्लासेस बंटवारा कर रहे हैं। तो वो पाकिस्तान पहले से कर रहा था। आपके इंडियन इंटेलेक्चुअल और पॉलिटिशियन भी ये अगर जबान इस्तेमाल करें तो दैट वोंट बी हेल्पफुल फॉर अस और यू पीपल। जी बिल्कुल 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 हैरबार साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मैं फिर से आपको यही एक बात कहना चाहता हूं कि मैं भी समझूं, आप भी समझे कि कुछ हैं इंडिया में लेफ्ट लीनिंग इंटेलेक्चुअल्स हैं जिनकी एक खास जहनियत है, एंड दे आर, मैं तो खुले आम जो कहते हैं बलूचिस्तान के लिए वो तो एक अलहदा बात है, मैं उनको हिंदुस्तान का भी गद्दार कहता हूं क्योंकि वो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। वो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे स्कूल में जो बच्चे हैं उनका जहन खराब करना, यूनिवर्सिटीज में बच्चों को एक पता नहीं अजीब सी एक बात उनको बताना कि पता नहीं एक यूटोपिया जिसको कहते हैं, यूटोपिया में रह रहे हैं, हकाइक से बहुत दूर, ये सब उनको एक फ्रॉड किस्म की बातें बताना। तो वो बलूचिस्तान के ही गद्दार तो खैर बाद में हो, पहले तो हिंदुस्तान के गद्दार हैं, पहले हमें उनको सॉर्ट आउट करना है। आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके हैरबार मरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला, हमें आपने ज्वाइन करा। दोस्तों मैं बात कर रहा था